हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में आपने 9th और 10th क्लासेस में भी सुना होगा। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे। मोल कंसेप्ट समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ती हैं, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास। तो इनसे स्टार्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे हम मोल के ऊपर पहुंचेंगे। एक बार हम अपने माइंड में सिर्फ इतनी टर्म सेट करते हैं कि 1 मोल की वैल्यू, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे दैट इज नोन एज द एवोगैड्रो, उन्होंने हमारे पास टर्म दी थी कि 1 मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मीन्स पार्टिकल वो कुछ भी हो सकते हैं। लाइक सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो 1 मोल ऑफ मार्कर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। 1 मोल ऑफ किसी भी चीज का रेफर कर देते हैं, 1 मोल ऑफ मोबाइल, तो मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मोबाइल्स होंगे। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, इनके लिए ये टर्म यूज की जाती है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एटम। एटम क्या होता है, ये आपने पहले से किया हुआ है। इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक चौक का पीस है, तो किससे बना होता है चौक, वो आपको ही पता है, लेट कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम उसमें प्रेजेंट होता है, हम कैल्शियम मानकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो इस चौक के एलिमेंट में सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, दैट इज ऑफ कैल्शियम। मेरे पास कोई आयरन का एलिमेंट है, तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, दैट इज ऑफ आयरन, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Fe। तो ये हमारे पास क्या होता है, एटम। ये आपको पहले से ही नोन था। तो यहाँ पर हम स्पेशल क्या बात कर रहे हैं कि एटम में और may not have independent existence। This is the main term कि जो एटम होता है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इन 99% केसेस हम कहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट हाइड्रोजन है, कैसे अक्कर होता है प्रैक्टिकली, दैट इज H2 गैस। हम H2 मीन्स H एटम की बात नहीं कर रहे, H डिपेंड अपॉन अदर H, ज्वाइंट। अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। सिमिलरली O2, F2, Cl2, तो इनमें रिएक्टिविटी होने के कारण, मोस्ट ऑफ एटम्स आपको पता है रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव होने के कारण ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, दीज आर द नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए हम ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम एटम के लिए डेफिनेशन क्या यूज करेंगे कि इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट अबाउट मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल, कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड को बनाने वाला स्मॉल पार्टिकल भी मॉलिक्यूल होता है। समटाइम्स बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एलिमेंट के अंदर एटम पाया जाता है, मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, बट इनफैक्ट एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। हाउ, बिकॉज जब हम इसकी अच्छी तरह से जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि चौक के अंदर जो कैल्शियम है वो सिंगल सिंगल ही प्रेजेंट, वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अगर वो कंबाइंड है, 2 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, इसमें आयरन 2 या 3 आयरन एक दूसरे से बाइंड अप हैं,
तो दे आर नॉट नाउ एटम। एटम जब एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट या कंपाउंड को बनाने वाले स्मॉल पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और स्पेशल जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, इट ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस इज द मेन पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ही लिखे थे। तो इन सब की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मान लेते हैं HO से ज्वाइन कर गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। HCl से ज्वाइन कर गया, HCl, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। H2SO4, SO2, SO3। मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है भी और नहीं भी, बट मॉलिक्यूल की ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल जो होता है दो टाइप का होता है। वन इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकेंड इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही क्लियर है, आपके पास होमो शब्द हमेशा तब यूज किया जाएगा जब सेम टाइप हो और हेटेरो डिफरेंट। तो अगर कल मॉलिक्यूल को बनाने वाले एटम सेम है, लाइक H2, N2, O2, सारे एक जैसे हैं, तो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज होमोएटॉमिक। इफ दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक HCl, SO2, NO2, दे आर डिफरेंट टाइप, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे अबाउट द एटॉमिक मास। तो मास की मेजरमेंट के लिए आपको पता है, किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती है, वन इज नंबर एंड सेकेंड इज यूनिट। मीन्स मान लेते हैं कि मैंने किसी भी चीज को मेजर किया, लेट्स सपोज शुगर को मेजर कर रही हैं, तो आई से इट इज 2 kg, इट इज 3 kg, इट इज 4 kg। तो हमने दो चीजें यूज की, वन इज नंबर, सेकेंड इज यूनिट। तो यूनिट मस्ट है किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या रेफर किया कि जो शुगर है 2 kg, इट मीन्स जो शुगर है दैट इज 2 times ग्रेटर देन 1 kg, 2 times ग्रेटर देन 1 kg। तो ये kg क्या है, किलोग्राम। ऐसे तो कोई टर्म नहीं आई, तो किलोग्राम क्या है। इनफैक्ट हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वेदर फ्रांस या पेरिस में, एक इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर एयर टाइट जार में एक सिलेंडर प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम मटेरियल। क्लियर। तो इसको वेट किया गया और उस वेट को उन्होंने नाम दे दिया कि इट इज 1 kg। इसके विद रिस्पेक्ट कैलकुलेशन की गई। अगर शुगर 2 kg है तो दैट इज 1 kg से 2 times हैवियर आ गई। अगर किसी का रेफर करें कि पोटैटोस को मेजर करवाया गया, तो मान लेते हैं वो 4 kg है, मीन्स 4 times हैवियर देन 1 kg। 1 kg मीन्स इस सिलेंडर से वो 4 times हैवियर है। तो इट मीन्स हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए था, दैट इज यूनिट। तो वो यूनिट हमारे पास क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जैसे यहाँ पर सिलेंडर को अज्यूम किया गया, उसको एक स्टैंडर्ड लेकर बाकी सभी के मास को कैलकुलेट किया गया है, उसी तरह से ही एटॉमिक मास यूनिट में हमने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड लेना है।
तो साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की। उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड लिया, उसमें कुछ कमियां पाएगी, तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन को एज ए स्टैंडर्ड लिया, उसके कंपैरेटिव दूसरे एटम्स के मास को कैलकुलेट किया गया, परंतु उसमें भी कुछ कमियां थी। तो एट लास्ट के ऊपर उन्होंने कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लिया और उसके विद रिस्पेक्ट मासेस को कैलकुलेट किया गया। तो कार्बन हमने ले लिया एज ए स्टैंडर्ड। पर कार्बन भी हमारे पास 3 टाइप का होता है, आपको पता ही है। 3 आइसोटोप उसके होते हैं, दैट इज 12, 13 और 14। तो हमने याद रखना है कि हमने स्टैंडर्ड की फॉर्म में किसको लेना है, C12 को। कार्बन का मास जिसका 12 हो उसको एज ए स्टैंडर्ड लेना है। तो एटॉमिक मास यूनिट में हमने क्या करना है, व्हाट इज, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 atom of carbon taken as 12। ठीक जी। तो ये हमारे पास आ गया AMU। और जब भी हमने किसी के मास को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम इसको यूज करेंगे। आपके पास डिफरेंट एटम्स के मास याद होने चाहिए। लेट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मैं फर्स्ट 5 रेफर कर रही हूं। तो इसका 1 AMU एटम की बात कर रहे हैं। इट इज 4, it is 7, it is 9, it's 11। तो ये हमारे पास एटम्स के मास रेफर किए गए हैं। तो इसमें लिखा क्या है हमने कि हीलियम जो है दैट इज 1 AMU से 4 टाइम्स हैवियर है। बेरिलियम जो है वो 1 AMU से 9 टाइम्स हैवियर है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ AMU हम एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एटॉमिक मास की डेफिनेशन को ही कवर करते हैं। इट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट heavier than 1 AMU। या इसको परफेक्ट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम दैट इज C12। ये हमने अभी मेंशन किया है कि कोई भी एटम के मास को लिखना हो तो हम क्या कहेंगे कि वो 1 AMU से कितने टाइम्स हैवियर होता है। तो वो क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास। हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन एटम इज हैवियर देन 1 AMU। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो जब रिसर्च शुरू हुई थी उस समय तो इतने हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स या इतने इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं थे जिसके द्वारा हम कार्बन के मास की कैलकुलेशन कर सकते। लेकिन नाउ-ए-डेज हमारे पास बहुत से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उनमें से ही एक मेथड होता है दैट इज नोन एज द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके द्वारा कार्बन के मास को कैलकुलेट किया गया। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये आपने याद रखनी है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये किसका मास आ गया, 1 एटम ऑफ कार्बन का। हमने निकालना है AMU। तो क्या रेफर करें, 1/12 द मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जब आप दिस वन एवोगैड्रो नंबर जिसको Na कहते थे 6.022 इंटू 10⁻23, इसका जब इनवर्स लेते हैं तब भी हमारे पास यही वैल्यू आती है। तो मैं इसको क्या रेफर कर सकती हूँ 1/Na ग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 AMU। हमारे पास एक और मेथड है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। दैट इज आपने माइंड में रखने हैं कि 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास 12/1 मोल ग्राम्स। 1 मोल जिसको हमने Na मेंशन किया था 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। AMU 1/12 into mass of 1 atom of carbon means 12/1 mole, that is 6.022 into 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/दिस वैल्यू जिसको हम क्या रेफर कर सकते हैं 1/Na ग्राम्स। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मीन्स मोल का, मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं। We are discussing about molar mass of atom. मोलर मास किसी भी एटम का कंसीडर कर लेते हैं। लेट ऑक्सीजन एटम का हमने कैलकुलेट करना है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करना है, राइट। 1 atom of oxygen one atom of oxygen has mass। तो हमने क्या किया था दैट इज 16 AMU। एटॉमिक मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं इन AMU। अब हमारे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल मीन्स Na लिखते हैं हम 6.022 इंटू 10⁻23 लिखने की जगह पर हम इसको शॉर्टकट में Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Na एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 AMU इंटू Na। अब AMU का मीनिंग क्या था? हमने 2 मेथड से कैलकुलेट किया, दैट इज 1/Na इंटू Na। ये किस में था हमारे पास ग्राम में। तो नेट हमारे पास क्या रह जाएगा 16 ग्राम। अब ये 16 ग्राम क्या आया हमारे पास मोलर मास। और इसी डिफरेंस को हमने माइंड में रखना है कि जो 16 AMU है ये क्या होता है दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को इसमें लिखते हैं AMU में।
और जो मोलर मास होता है उसको हम किस में लिखते हैं, इन सिंपल जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिट यूज होती हैं, दैट इज ग्राम, किलोग्राम, उस तरह से लिखा जाता है। तो ये मेन आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि एटॉमिक मास AMU में और मोलर मास ग्राम। मोलर मास also said as gram atomic mass means when atomic mass is written in grams, so that is called as gram atomic mass और मोलर मास। वैल्यू वही रहेगी। हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU। अब लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 ग्राम। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है जो आपने माइंड में रखना है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। वैसे तो आपको सब में दिया होता है कि उसका मोलर मास क्या है। इफ ये इम्पोर्टेंट, जैसे ये सिल्वर इम्पोर्टेंट है तो इनका आपने याद भी रखना है कि इनका जो मोलर मास है कितना होता है 108 ग्राम। और हमने किसका पता करना है 1 एटम ऑफ सिल्वर का, तो वो किस में कैलकुलेट करना है ये आपने दिमाग में रखना है कि इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल ऑफ silver atom has mass this one, right? ये हमारे पास 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम का मास दिया है बिकॉज ये इसका क्या है मोलर मास। और हमने किसका पता करना है 1 एटम ऑफ सिल्वर का, तो कैसे करेंगे 108 अपॉन मोल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 108 अपॉन दिस वन नंबर। इसको आप अपने आप कैलकुलेट करना। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो है 1.79 इंटू 10⁻⁻² आएगी। हमने यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन AMU रेफर किया है। यूनिट क्या है AMU, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारे पास मास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो किस में है ग्राम में। नॉर्मली इफ दे आर नॉट राइटिंग हियर कि आपने किस यूनिट में कैलकुलेट करना है तो मीन्स आपने ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास मेथड होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दैट इज जैसे हमने किया था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास क्या मेंशन किया गया था, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज हैवियर देन 1 AMU। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन AMU। ये दिमाग में रखना कि एटॉमिक मास के समय भी कंपैरिजन किससे करते हैं AMU से, मॉलिक्यूलर मास के समय भी कंपैरिजन किससे करना है AMU से ही। इस समय आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने मॉलिक्यूल को मेंशन करना है और रेफर कर रहे हैं AMU, बिकॉज आपको कार्बन एज ए स्टैंडर्ड दिया गया है, उसका नाम आपने AMU रखा है, बट वी आर कंपेयरिंग विद वट कार्बन। कार्बन स्टैंडर्ड है, इसलिए कार्बन के कंपैरिजन आपने जो मास रिप्रेजेंट करना है वो मॉलिक्यूलर मास है।
तो डेफिनेशन वही रहेगी मोलिकुलर मास की भी, जैसे हमने एटॉमिक मास की थी। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज molecular mass of molecule is number of times a given molecule heavier than 1 AMU means 1/12 mass of one atom of carbon taken as 12। वही टर्म हम मेंशन करेंगे, वही यूनिट इसके भी आएंगे। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए AMU को बाद में U से भी रिप्रेजेंट किया गया, विच मीन्स क्या होता है, यूनिफाइड मास, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये एटम के लिए नहीं है। यूनिफाइड मतलब किसी के लिए भी, मॉलिक्यूल, एटम, किसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करना है, मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हमने कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा, C प्लस जो इसके पैर में टर्म भी होती है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, लाइक दिस, C प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो C का मास हमने याद किया था 12 AMU, O का मास 16 AMU, कार्बन का मास 12 AMU और ऑक्सीजन का 32, तो यह हमारे पास बन गया 44 AMU। इसी प्रकार से वाटर H2O, that means 2 टाइम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट 2 into 1 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 into ऑक्सीजन मास, दैट इज 16। तो ये हमारे पास बन गया 18 AMU। इसको आप 18U मतलब यूनिफाइड मास लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 14U 14 यूनिफाइड मास, यह हमारे पास CO2 का आएगा। समटाइम्स आपके पास रेफर कर दिया जाता है कि डॉट में टर्म रेफर की गई होती है। लेट एग्जाम्पल इज Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डॉट का मीनिंग ये नहीं समझना कि हमने नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जितनी भी टर्म्स दी हैं हमने उनको सम अप ही करना होता है, और अगर कोई टर्म स्टार्टिंग में इस तरह से रेफर कर दिया कोई डिजिट, तो इट मीन्स ये जो चीज है ये 10 टाइम्स प्रेजेंट है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 23 into 2 प्लस C का मास 12, पैर में जो चीज दी हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई के लिए यूज करना है, तो 3 into 16 प्लस इसको मैंने आपको बताया 10 टाइम्स ऑफ H2O का मास आपको पता ही है, तो सीधा लिखते हैं दैट इज 18। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 46 प्लस 12 48 180। तो इन सबको आपने ऐड कर लेना है और आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी, दैट इज 46 प्लस ये आपका 60 180। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 6 देन 10 और 8 और 286 इन AMU। तो इस तरह से हमने मास को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वही टर्म हमारे पास होती है ग्राम मोलिकुलर मास, व्हेन द मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। दोबारा से वही टर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट मोलिकुलर मास ऑफ molecule is equal to gram molecular mass, okay, molecular mass of molecule, and this is very very important term। mu को जब हम ग्राम में लिख देंगे, तो सिंपली मैं बता रही हूँ कि जब इस क्वांटिटी को हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मास हमेशा हम ग्राम्स में रेफर करते हैं, AMU में नहीं।
मेंशन करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा, दोबारा मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इट इज मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स अगर हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा 86 ग्राम। ये क्या है इसका मोलर मास, ग्राम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना मोलर मास कहलाता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। यू हैव टू कैलकुलेट molecular mass of 10⁻23 molecules of methane। कितने मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। अब मीथेन मीन्स 1C4H 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 16। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो इसके साथ मैं क्या लिख दूंगी, मोलर मास है तो कैलकुलेशन में क्या लिख देंगे 16 ग्राम। ये इसका क्या आ गया मोलर मास। मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास। तो दिस मच मोल्स ऑफ मीथेन का मास ये आ जाएगा, ये आपको पता ही है। कैलकुलेशन कहा गया है इसके लिए करने को, तो ये हम मेंशन कर देंगे। ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो। ये आपके पास क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो दिस इज क्वाइट सिंपल कि मोलिकुलर मास मोलर मास में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म विच इज नोन एज मोल। अब जो मोल की भी हमने डेफिनेशन देनी है वो किस तरह से देनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की आपको पता ही है जो मोल हम यूज करते हैं दैट इज यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो वी आर रेफरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ elementary particles as the number of atoms present in 12 gram of carbon, that is C12। डेफिनेशन हमने वेदर एटॉमिक मास की दी, हमने वेदर मोलर मास की दी या मोलिकुलर मास की दी, वी ऑलवेज यूज C12, ये याद रखना। सो मोलर मोल्स की जब भी आपने डेफिनेशन देनी है तो यही टर्म यूज करनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो क्या हो सकते हैं, दैट मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। as a number of atom present in 12 gram of carbon। इसके अलावा अगर आप सिंपल वे में फॉर न्यूमेरिकल यूज या सिंपली 1 मार्क्स में मेंशन करना चाहते हो तो 1 मोल मीन्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। वाई, बिकॉज 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो ये है हमारे पास व्हाट इज मोल। अब हमारे पास है 3 फार्मूले हैं जिसको आपने अप्लाई करना है, यूज करना है। फर्स्ट फार्मूला कि मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन
एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। मोल का एक फार्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ये आपको पता ही है, ये कांस्टेंट होता है। सेकेंड इसका फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पर टर्म याद रखने हैं कि वो एटम की बात कर रही हैं, तो गिवन मास ऑफ एटम ओवर इट्स मोलर मास ऑफ एटम ही हो, यहां मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल ओवर मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। इन दोनों टर्म्स में आप डिफरेंस माइंड में रखो कि एटम की बात कर रहे हैं तो एटम का मोलर मास आएगा, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल का मोलर मास आएगा। और एक और फार्मूला होता है दैट इज गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, जो कि STP के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कैलकुलेट किया गया होता है और उसकी वैल्यू 22.4 लीटर होती है। ये आपने याद रखना है। कैलकुलेट मोल्स फॉर 34.2 grams of C12H22O11। इसके मोल्स मैंने पता करने हैं, तो कैसे करेंगे? मोल का फार्मूला गिवन मास जो आपको दिया हुआ है अपॉन इट्स मोलर मास। मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके देख लेना, ये आपके पास इतना आ जाएगा। गिवन मास कितना है हमारे पास? दिस वन। मोलर मास कितना आ गया? दैट इज दिस। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/10, दैट इज दिस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गए? मोल। सिमिलरली लेट मोल नहीं कहा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा है फॉर this 1 gram of C12H22O11। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहले वही करना है, मोल कैलकुलेट करनी है। जैसे आपके पास यहाँ पर मोल आ गई, तो हमारे दूसरे फार्मूले को यूज करने हैं। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल वाई बिकॉज मॉलिक्यूल लिखा है, एटम लिखा तो एटम लिख देते, अपॉन दिस वन नंबर। तो मोल हमारे पास कितना आया था? 0.1। मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट करनी है, लेट n सपोज कर लेते हैं, एंड दिस इज। तो n मेरे पास कितना आ गया? एज ए रिजल्ट ये हमारे पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। बड़े ही इजीली आप न्यूमेरिकल्स को इन फार्मूले को अप्लाई करके कर सकते हो। इन न्यूमेरिकल्स को बेटा अच्छी तरह से करो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर द एग्जाम्स एज वेल एज फॉर +1 +2 लेवल, या फर्दर भी कुछ भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हो किसी भी चैप्टर के, तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।